हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हयात एजुकेशनल सर्विसेज। हमारी नीट सीरीज़ का आज ये 5th लेक्चर है, जिसमें कि हम अब तक सीख चुके हैं मोल कंसेप्ट के बेसिक्स। मोल कैसे डिराइव्ड है, मोल किस काम आता है, मोल के कन्वर्जन्स कैसे होते हैं मास से, वॉल्यूम से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। फिर हमने एटॉमिक मास सीखा, ये भी सीखा कि जो एटॉमिक मास है वो एक एटम का एटॉमिक मास, एक एटम का मास देते हैं एमयू में, पूरे एक मोल का देते हैं ग्राम में। फिर उसके बाद हमने सीखा कि एटॉमिक मास और एक्चुअल मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ते हुए आ गए स्टोइक्योमेट्री, मोल कन्वर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस भी करे हमने। फिर हम स्टोइक्योमेट्री की तरफ आ गए। स्टोइक्योमेट्री को लगभग हमने सीख लिया है। अब स्टोइक्योमेट्री के अंदर से ही एक लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट निकलता है, ठीक है। तो उस लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को देखते हैं। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो रिएक्टेंट या एक, जैसे एक रिएक्शन है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, उसमें नॉर्मली एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है। पर जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें से किसी एक रिएक्टेंट के बारे में मेंशन है, दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह से हैंडल करेंगे कि जिस रिएक्टेंट का अमाउंट नहीं दिया है उसको रिलेट नहीं करना है। यानी सिंगल रिएक्टेंट का अगर अमाउंट है तो उसको नॉर्मल स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों ही रिएक्शन का अमाउंट, रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, फिर हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। मान लीजिए वही अपनी सबसे फेमस रिएक्शंस में से एक एग्जांपल्स के तौर पे N2 प्लस 3H2 और ये, अच्छा पहले हेडिंग डाल दी जरा। तो अपनी हेडिंग है आज कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। देखिए, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है, उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और दोनों का, अब जाहिर सी बात है रिएक्शन कराएंगे, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट लेंगे दोनों का, ठीक है। रिएक्शन के दौरान, मतलब रिएक्शन हो रही है, उसी में से जिस रिएक्टेंट का अमाउंट पूरा खत्म हो गया, जिस रिएक्टेंट का अमाउंट पूरा ही खत्म हो गया, उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ये सबसे पहले इसका एक वर्बल एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि मान लीजिए आप एक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उस रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, और उन दोनों में से किसी एक का अमाउंट रिएक्शन होते होते खत्म हो गया। तो जिसका अमाउंट, मोल, वॉल्यूम जो भी, वो खत्म हो जाएगा, उस रिएक्टेंट को हम नाम देंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग और रिएजेंट, रिएजेंट रिएक्टेंट एक ही चीज होती है। लिमिटिंग मतलब उसका कंसंट्रेशन लिमिटेड है, वो खत्म होगा, है ना। रिएक्शन चलती रहेगी और उस बीच में पता चला वो खत्म हो गया, तो रिएक्शन फिर वहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि दोनों से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, दोनों से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमको फाइंड करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है हमको कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग है। क्यों? क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए पहले हम इसकी डेफिनेशंस को और थोड़ा बहुत जो टेक्सचुअल चीजें हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपसे कोई पूछे तो उसका जो सिंपल कंसेप्ट है वो ये है कि द रिएक्टेंट whose concentration, whose amount is finished before the reaction, finished before
the reaction, or the reactant which gets completely exhausted, completely exhausted, ठीक है ना। completely exhausted in a chemical reaction is called limiting reagent. It's called limiting reagent. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, and the reactant which remains, and the reactant which remains ठीक है, and the reactant which remains उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। यानी एक कोर्स ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन या जो रिएक्टेंट खत्म हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाए उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। अब इस बात का फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जाम्पल, सपोज करिए कि हम एक रिएक्शन, अपनी सबसे सस्ती रिएक्शन और सबसे फेमस एग्जांपल्स में से एक रिएक्शन हो रही है 2NH3। ये रिएक्शन हम जानते हैं, पर इस प्रोसेस का नाम भी लिख लीजिएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये है हेबर्स प्रोसेस अपना। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम रिएक्शन कराने गए, तो एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया गया 5 मोल्स ऑफ N2 reacts with 6 mole H2। What amount of NH3 will be formed? What amount of NH3 will be formed? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें देखिए दोनों रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 दोनों के अमाउंट दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या अमाउंट दिया हुआ है, उसको प्रोसीड करने से पहले हम फाइंड करते हैं विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। दोनों ही रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो प्रोडक्ट कितना बनेगा कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है in the questions in which amount of both
और इवन मोर देन 2 भी चलता है, मोर देन 2 reactants are given, then first find which one is the limiting reagent, which one is the limiting reagent, ठीक है। Because amount of product formed will depend upon the limiting reagent। इस बात को बहुत ही क्लियर समझिएगा, जैसे एक थोड़ा सा बाहर हटके एग्जांपल से समझ सकते हैं इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि आपको डेली बेसिस पे, मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, आपको डेली बेसिस पे 2 प्लेट चावल खाने की आदत है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, पर आपको डेली बेसिस पे 2 प्लेट चावल खाने की आदत है और 2 कटोरी दाल के साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और किसी दिन मेहमान वगैरह आ गए और आपको दाल बस एक ही कटोरी मिली है और आप एक नॉर्मल इंसान है ना, मतलब समझ जाइए मेरी बात को, आप एक नॉर्मल इंसान है, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं खा सकते, तो आपके पास दाल एक ही कटोरी है, तो उस दिन आप चावल भी नॉर्मली, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली आप 1 प्लेट चावल 1 कटोरी दाल के साथ खाएंगे। अब एक बात बताइए, डेली आप 2 कटोरी मिलता था आपको, तो आप दोनों प्लेट चावल खा जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, कैपेसिटी होती है भाई कुछ लोगों को खाने की, पर उस दिन दाल कम पड़ गई, तो दाल पे ही डिपेंड किया कि आपने चावल कितना खाया, है ना, वरना अगर दोनों होता तो दोनों खाते, पर दाल कम पड़ गई इसलिए चावल कितना कंज्यूम किया ये भी दाल पे डिपेंड कर गया। बस ये जो दाल है ना, यही लिमिटिंग रिएजेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे अपने पास रिएक्शन है, पहले तो ये चीज समझ जाइए कि जब भी आपके क्वेश्चन में अमाउंट दोनों रिएक्टेंट्स का दिया हो या 1 से 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो, उस केस में आपको पहली चीज ये करनी है कि फाइंड करना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका थोड़ी देर में हम आपको डिस्कस कर देंगे, पर पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें फाइंड करना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बिकॉज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखिएगा, दाल ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको रिलेट करने के लिए है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा बहुत सीरियसली नहीं लेना है, बस आपको ये समझना है कि एक चीज अगर लिमिट हो गई तो दूसरी चीज का कंजम्पशन भी उस पर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आपका रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, दोनों से मिलके प्रोडक्ट बनना है, अब पता चला एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो जब रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो बस हो गया, वहीं उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब इस बात को आई होप आपको समझ में आया हो ये। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और फाइंड करते हैं कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है उसी को देखते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं और जो क्वेश्चन लिया हुआ है उसी पे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अपने पास N2 था, 3H2 था और 2NH3 था, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला कि 5 मोल N2 reacts with 6 मोल H2। अब देखिए, रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2, रिएक्टेंट 1 का अमाउंट, रिएक्टेंट 2 का अमाउंट, ठीक है, दोनों का अमाउंट दिया है। फाइंड NH3 फॉर्म्ड।
फाइंड NH3 अमाउंट। ठीक है, तो अब देखिए NH3 अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो NH3 फॉर्म्ड will depend upon amount of limiting, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा और क्लियर कर लेंगे कि NH3 formed will be according to amount of limiting reagent given, amount of limiting reagent given, amount of limiting reagent given, या जो भी है। तो ये बात तो अपनी क्लियर हो गई। एटलीस्ट मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, जब भी रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हो, वो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बाहर चला जाता है। वहां पे आपको सबसे पहले फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट बनाता है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस बात पे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड किया जाता है। काफी देखिए, हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बहुत तरीके हैं, पर एक तरीका है जो काफी सटल तरीका है और काफी अच्छा काम करता है। ठीक है ना, तो हम उसको सीखते हैं। जरा ध्यान से सोचिएगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा इसको। देखिए 5 मोल N2 रिएक्ट्स विद 6 मोल H2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, पहले रिएक्शन लिख लेंगे फिर से, N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3। और सबसे पते की बात, बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग गड़बड़ हुई तो स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन भी गया और लिमिटिंग तो गया ही गया। ठीक है, तो बैलेंस है ये, फिलहाल तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम इस बैलेंस रिएक्शन को पहले पढ़ते हैं। तो इस बैलेंस रिएक्शन को अगर हम पढ़े, है ना, तो ध्यान से देखिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 1 मोल N2 requires 3 मोल H2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां जो हमारे पास, सुनिए, जो स्केलेटन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, उसके स्टोइकियोमेट्री को पहले रिलेट करिए। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि 1 मोल N2 रिक्वायर्स 3 मोल H2। ठीक है ना, यानी 1 मोल N2 को कितना मोल H2 चाहिए? 3 मोल, एज पर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मोल N2 रिएक्ट्स विद 6 मोल H2। तो हमें क्या करना है, हम किसी एक रिएक्टेंट को पकड़ लेते हैं और उसको रिलेट करते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। तो हम लिखते हैं कि 1 मोल N2 को चाहिए 3 मोल H2, 3 मोल H2। तो हम क्वेश्चन का जो डाटा गिवन है उसको अब एनालाइज करेंगे कि 5 मोल N2 रिक्वायर्स, 5 मोल N2 रिक्वायर्स, तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 5, 3/1 इंटू 5, जो कि आ जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो कि आ जाएगा 15 मोल्स। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, यही फैसला हो जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो क्वेश्चन का डाटा यह है कि 5 मोल N2 दिया गया है। तो हम पहले यह फाइंड कर लेते हैं कि 5 मोल N2 के लिए कितना चाहिए, एग्जैक्टली कितना चाहिए। तो चाहिए 15 मोल, और क्वेश्चन में जरा फिर से देखिए कितना दिया हुआ है, 6 मोल, यानी जाहिर सी बात है कम पड़ेगा। चाहिए 15, दिया 6 है, यानी हाइड्रोजन कम दिया है, और जिसका कम निकल गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां पे इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहां पे आपके लिए कि एज पर स्टोइकियोमेट्री हाइड्रोजन रिक्वायर्ड इज 15 मोल, but given in
क्वेश्चन इज 6 मोल ओनली, 6 मोल ओनली, ठीक है ना। यानी यहां से अब अपने लिए लिखना आसान हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, द रिएक्टेंट which is given in less amount, the reactant which is given in less amount as per the stoichiometric calculation, as per the stoichiometric calculation, है ना, will be the limiting reagent, will be the limiting reagent। यानी इस केस में H2 is limiting, H2 is limiting because given 6 मोल, ठीक है, और रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर 5 मोल इज 15 मोल, ठीक है। तो इसलिए H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। इतना सारा टेक्स्ट इसलिए करा दे रहे हैं ना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करते टाइम थोड़ा आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनालाइज करने का एक और तरीका था। देखिए, हालांकि किया वही है, पर ध्यान से देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को देखें तो 1 मोल N2 को लगता है 3 मोल, तो जाहिर सी बात है कहां गया वो, 5 मोल को लगेगा 15 मोल। लेकिन जब क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे ना, तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं पता चल पाएगा हमें, इसलिए ये तरीका अपनाया। तो आपको आई होप क्लियर हुई हो ये बात कि जितना रिक्वायर्ड है और जितना गिवन है उस पे फैसला होना है। तो अगर स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चाहिए कम, दिया ज्यादा है किसी का, तो वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। एक इस पे एग्जांपल करा सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन बदल के पूछ दे कि 5 मोल N2 रिएक्ट्स विथ 21 मोल H2, 5 मोल्स, एक कर ही देते हैं इसको ना, सेकंड एग्जांपल कर देते हैं इसको, ध्यान से देखिए। एग्जांपल 2, सेम रिएक्शन पे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, या अगर आप चाहें तो कोई दूसरी रिएक्शन ले सकते हैं। अब इसमें हमें पता है, अच्छा क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन है 5 मोल N2 reacts with 20 mole H2, find NH3 formed, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, यानी कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, LR कॉन्सेप्ट। हमें फाइंड करना पड़ेगा कि दोनों में लिमिटिंग कौन है, कौन कम है। तो सीधी सी बात है, 1 मोल N2 रिक्वायर्स 3 मोल H2, 3 मोल H2। तो जाहिर सी बात है 5 मोल अभी पीछे किया हमने, 5 मोल को चाहिए होगा 15 मोल H2। अब ध्यान से देखिएगा जरा, क्वेश्चन के देखिए स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चाहिए 15 मोल और क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 मोल दिया हुआ है, यानी इस बार H2 इज एक्सेस रिएजेंट, H2 इज एक्सेस रिएजेंट और N2 इस बार लिमिटिंग हो जाएगा, N2 इस बार अपना क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। आई होप ये, अच्छा इसके कैलकुलेशन अभी वापस आगे करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है, ध्यान सुनिएगा। पिछले वाले में चलते हैं हम और पिछले वाले को कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब देखिए, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एक बार अगर आपने क्वेश्चन में फाइंड कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट को के साथ प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेशन कर दीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार अगर आपने फाइंड कर लिया कि क्वेश्चन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट बस अच्छा, एक्सेस को भूल जाइए, अब एक्सेस की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने अगर फाइंड कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस को भूल जाइए, लिमिटिंग और प्रोडक्ट के बीच में जो स्टोइकियोमेट्री है उसको हैंडल कर लीजिए, बड़े आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए जैसे यहां पे, तो हमें इस सिचुएशन में हमें पता है कि H2 इज द लिमिटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और N2 अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अच्छा, N2 का गिवन अमाउंट क्वेश्चन में कितना है, वो दिया हुआ है 6 मोल। ठीक, तो अब हम पता है इसको छोड़ देंगे, इसको रिलेट करने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। इसको पकड़िए कि 3 मोल H2 फॉर्म्स 2 मोल NH3। तो गिवन कितना है, 6। अच्छा, एक चीज और, गिवन से निकालना है, कैलकुलेटेड से मत निकाल दीजिएगा। गिवन डाटा से निकालना है, 15 मोल चाहिए था, पर ये गिवन थोड़ी है, तो जो गिवन है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो अब हम लिख देंगे बहुत आराम से कि 6 मोल से कितना बनेगा, तो 6 मोल से बनेगा 2/3 × 6 दैट इज इक्वल टू 4 मोल NH3। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। पहला स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए, दूसरा स्टेप लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लीजिए। इस बात को हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप रिवीजन के टाइम थोड़ा सा इजी महसूस करें। तो फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, सेकेंड relate given amount of limiting reagent to product, relate given amount of limiting reagent to product as per stoichiometry, जैसे कि यहां पे किया। 3 मोल से 2 मोल बन रहा था, हमें गिवन है 6 मोल, तो 6 मोल से निकाल लिया कितना बनेगा। अब यही कुछ लोग N2 से करते तो गलत हो जाता, क्योंकि N2 खत्म ही नहीं होगा, N2 तो बचेगा, और जहां एक रिएक्टेंट खत्म वहां रिएक्शन खत्म, जो बन गया वो बन गया, अब उससे आगे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अब देखिए यहां पे कहानी बदल चुकी है। यहां पे 1 मोल को चाहिए था 3 मोल, तो 5 मोल को चाहिए था 15, लेकिन दे दिया 20, कहां गया 20, यानी ये एक्सेस हो गया, H2 एक्सेस हो गया, N2 लिमिटिंग हो गया। तो अब कैसे फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ अमोनिया, देखिए अब N2 और NH3 को रिलेट करेंगे। ठीक है, H2 और NH3 को रिलेट नहीं करना है इस सिचुएशन में, तो रिलेट कर देंगे बड़े आराम से। देखिए 1 मोल N2 से कहां गया रिएक्शन अपना, चलिए लिख लेते हैं दोबारा, क्या दिक्कत है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बन रहा है, तो देखिए 1 मोल N2 गिव्स 2 मोल NH3, तो जाहिर सी बात है हमें 5 मोल गिवन है, 1:2 का डायरेक्ट रेशियो यानी 5:5 × 2 दैट इज 10 मोल अमोनिया फॉर्म, 10 मोल अमोनिया फॉर्म्ड। ठीक है,
तो आई होप ये पार्ट सेक्शन क्लियर होगा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि ये तो मोल वाला है, वॉल्यूम दे दिया फिर क्या करेंगे, तो उस पर भी एग्जाम्पल करा देते हैं। मास दे दिया फिर क्या करेंगे, उस पर भी एग्जाम्पल करा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जाम्पल 3, सपोज करिए कि अपने पास है एक रिएक्शन ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं CaCO3, ठीक है। एक रिएक्शन है कि CaCO3 जो है हीट स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे टूटता है CaO और CO2 में, ठीक है। हालांकि इस रिएक्शन में सर्व तो लिमिटिंग एजेंट कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितना है, एक ही है। तो एक काम करते हैं, दो रिएक्टेंट वाली रिएक्शन लेते हैं पहले। या एक क्वेश्चन ही करा देते हैं आपको, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा और इजी लगेगा। ठीक है, चलिए एक सैंपल रिएक्शन हो गई। चलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए मास वाली क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, जरा 1 मिनट हमें दीजिएगा टाइम। चलिए ठीक है, मिल गई। एक एग्जांपल करा देते हैं, जैसे CaCO3 है, ठीक है। इसका रिएक्शन का एक काम करते हैं, N2 + 3H2 और 2NH3, ये सेम रिएक्शन है। इस पर झंझट खत्म करते हैं, क्वेश्चन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। जब प्रैक्टिस कराएंगे एक लास्ट सेशन होगी। देखिए अभी तक हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं, लास्ट क्लास एकदम जब आखिरी क्लास होगी ना, तो उसमें क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे आपको, ठीक है। वहां पे मेरे पास भी डाटा होगा क्वेश्चंस का, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम एट STP, या मास ले रहे थे पहले, तो मास ले लेते हैं। फाइंड मास ऑफ अमोनिया formed when 40 ग्राम नाइट्रोजन N2 लिख दिया गया वहां पे, नाइट्रोजन reacts to 12 ग्राम H2। ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन अभी भी वही है, सेम है, उसी रिएक्शन में पढ़ लिया, केस अलग हो गया, बस मास वाला केस है। तो हमसे मास पूछ रहा है। अब मास पूछ रहा है तो बताया था एक बार आपको कि स्टोइकियोमेट्री को 4 तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ मोल से, एक वॉल्यूम एट STP से, एक मास से, मास इन ग्राम से, लेकिन उसमें हमें रिलेशन किससे करना होता है, मॉलिक्यूलर मास से। चौथा हमें करना है, मान लीजिए वॉल्यूम इन मिलीलीटर दे दिया नॉर्मली, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर हमें मास दिया हुआ है, तो इस तरह, अच्छा एक बात बताइए, दोनों ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम अपना होता है फाइंड LR, ठीक है। LR फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पिछले बार मोल में बताया था, इस बार इससे बता देते हैं। तो देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस्ड है बिल्कुल, और हम क्या करेंगे, इस बार मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 मोल, और 1 मोल N2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होगा 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 6 ग्राम,
और 2 मोल अमोनिया होगा 34 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। अब इस रिएक्शन के हिसाब से हमें पता चल गया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स 6 ग्राम H2। 6 ग्राम H2। तो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है हाइड्रोजन का? 12 और 40। तो हम लिख लेंगे देन 40 ग्राम N2 रिक्वायर्स, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 6/28 इंटू 40 यानी हो गया 240/28। मुझे तो ज्यादा ही आता हुआ दिखाई दे रहा है या कम आ रहा है? तो ये हो जाएगा, आप डिवीजन कर लीजिए इसको फटाफट। 7 से कर सकते हैं। 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा 64 जा 6 4 जा 24 240। 60/7 इसको और फर्दर रिड्यूस कर लीजिए तो ये हिसाब से मेरे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56। ठीक है, वही उसी के अकॉर्डिंग आएगा कहीं। 7 8 जा 56 यानी 8, 56 और 4 यानी 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। 8.5 ग्राम के अप्रॉक्स, 8.5 ग्राम अप्रॉक्स। यानी ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। 40 ग्राम को लगेगा कितना? 8.5 ग्राम। 40 ग्राम को कितना लगेगा, कितना रिक्वायर्ड है? 8.5 ग्राम। जबकि क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12 ग्राम। 12 ग्राम यानी लगेगा कम, दिया हुआ है ज्यादा। तो इसका मतलब अपना जो N2 है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, लिख देता हूं मैं कि H2 रिक्वायर्ड एक्चुअली इज 8.5 अप्रॉक्स ग्राम। ठीक है, बट गिवन इन क्वेश्चन इज 12 ग्राम। ठीक है, सो H2 इज एक्सेस रिएजेंट। और अगर H2 एक्सेस है तो जाहिर सी बात है N2 क्या है? लिमिटिंग। ठीक है, तो अब हम लिमिटिंग के हिसाब से कैलकुलेशंस कर देंगे। देखिए कैसे कि 28 ग्राम N2 फॉर्म्स 34 ग्राम अमोनिया। तो क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? 40। तो 40 ग्राम से कितना बनेगा? 34/28 इंटू 40। तो 4 7 जा और 4 10 जा। इसके बाद आपका काम हो जाएगा आसान, 340/7 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेथड्स आपको क्लियर हो रहा हो। ठीक है, अच्छा एक स्पेशल केस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, if in a reaction both reactants are limiting reagent, then calculation can be done as per any reactant, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा
NCERT सॉल्ड एग्जाम्पल। ट्राई करिएगा जरूर, तरीका यही होगा आपका। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका किसका, मास वाला केस हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट केस वॉल्यूम केस। वॉल्यूम, ठीक है, आप भी इस रिएक्शन को देख देख के बोरी हो गए होंगे, पर जब क्वेश्चन कराएंगे तो टेंशन मत लीजिए, ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन दे दी गई, क्वेश्चन पूछा गया 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर N2 reacts to 100 milliliter H2. Find volume of NH3 formed. Find volume of NH3 formed. ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज इसमें तो ये है कि STP कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। STP इज नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड। ठीक है ना, तो अप्रोच क्या है इसकी, अप्रोच है कि आप सबसे पहले कन्वर्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनटू वॉल्यूमेटिक रेशियो या वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये जो अपनी रिएक्शन है N2 + 3H2 और ये गिवन है 2NH3, तो हम इसको ऐसे लेना शुरू कर देंगे कि 1 मिलीलीटर रिक्वायर्स 3 मिलीलीटर H2। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में कितना कितना दिया है, 100 और 100, दोनों का ही 100 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं जरा। यानी 1 मिलीलीटर रिक्वायर्स 3 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर विल रिक्वायर, जाहिर सी बात है, 3 × 100, दैट इज 300 मिलीलीटर H2 रिक्वायर्ड। अच्छा, जरा फिर से देखिए, रिक्वायर्ड है 300 मिलीलीटर, गिवन है 100 मिलीलीटर, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। यानी हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। 300 मिलीलीटर रिक्वायर्ड बट गिवन क्या है, 100 मिलीलीटर, यानी H2 लिमिटिंग रिएजेंट, H2 लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो कोई बात नहीं, हमें तो पता ही है कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करना है। अच्छा, देखिए जरा, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो मैंने बताया था एक्सेस रिएजेंट को छोड़ देते हैं, उसको रिलेट नहीं करते, इन दोनों को रिलेट कर लेंगे। तो लिख देंगे कि 3 मिलीलीटर H2 फॉर्म्स 2 मिलीलीटर अमोनिया। तो हमें गिवन कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है 100। मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, जो रिक्वायर्ड है उससे मत बना देना, जो गिवन है उससे बनाना। रिक्वायर्ड वाला तरीका हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए। तो 3 मिलीलीटर फॉर्म्स 2 मिलीलीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि 100 मिलीलीटर से कितना बनेगा भाई, 100 मिलीलीटर से बनेगा 2/3 × 100, दैट इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 33.3 ये हो जाएगा, यानी 66.6 मिलीलीटर के पास आसपास अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा।
एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है इसके, प्लीज वहां से जाके लिख के देख के समझ लीजिएगा। और इतने के बाद मैंने तीनों करा दिया आपको, मास भी कैसे रिलेट करना है, वॉल्यूम कैसे रिलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिलेट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है या स्टोइक्योमेट्री नॉर्मल स्टोइक्योमेट्री का है। जैसे एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन एक रिएक्शन गिवन है अपने को, A प्लस 2B गिव्स C। आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ C formed when 5 mole of A and 8 mole of B reacts। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमसे एक सिंपल क्वेश्चन, अच्छा इसमें कोई नॉर्मल रिएक्टेंट नहीं है, केमिकल सब्सटेंस नहीं है, ए और बी के टर्म्स में दिया है, तो हमारा ए रिएक्टेंट है, हमारा बी रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस तो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो स्केलेटन हमें दिया है हम उसी को बैलेंस मानेंगे, सबसे पहली बात। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे अब, है ना। तो ए प्लस 2B गिव सी, बैलेंस्ड है, ये पहले से ही मान लेंगे क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि हमें पता थोड़ी है ए कौन है बी कौन है, बैलेंस्ड है। और आपसे देख, अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आप मैं हूं आप ही की तरह मान लीजिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ा फॉर अ रिएक्शन A प्लस 2B C अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड व्हेन 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B रिएक्ट्स। तो सबसे पहली चीज मैं पकड़ूंगा कि अरे ये तो A का भी मोल दिया हुआ है और B का भी मोल दिया हुआ है, यानी जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं दोनों का ही अमाउंट दिया है। तो मेरी खोपड़ी में तुरंत करंट दौड़ेगा कि भैया इसमें सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले निकालो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेट कर दो। तो देखते हैं जरा करके, देखिए। अच्छा स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में इसका 1 है, जहां कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा। तो हम लिखेंगे 1 मोल A रिक्वायर 2 मोल B। अच्छा क्वेश्चन में A का कितना दिया है, 5A, तो 5 मोल A will require 2 upon, बच्चों की तरह करा दे रहे हैं, 2 upon 1 into 5 that is equal to 10 mole B required, 10 mole B required। अच्छा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा देखो जरा, रिक्वायर्ड कितना है 10 मोल, गिवन कितना है 8 मोल, तो ये तो कम दिया है, यानी 10 मोल बी रिक्वायर्ड, 8 मोल गिवन, 8 मोल गिवन। तो बस हमें पता चल गया B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और इसके आगे आपको पता ही है, रिलेट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द प्रोडक्ट। तो हम देख रहे हैं यहां पे क्या देख रहे हैं कि 2B लिख ही देते हैं, A प्लस 2B गिव्स C, यानी हम देख रहे हैं कि 2 मोल B फॉर्म्स 1 मोल C। तो अगर 2 मोल B 1 मोल C यानी 2:1 का रेशियो है, गिवन कितना है 8, गिवन 8 मोल, तो 8 मोल से जाहिर सी बात है 1/2 into 8 दैट इज 4 मोल, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर कर हुई होगी।
तो इन स्लाइड्स को, इन वीडियोस को एक बार आप देख लीजिएगा, आपके काम आ जाएंगी। मोल आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो उससे कम से कम 70% आप ऊपर चले जाएंगे। थोड़ा सा बस धैर्य रख के, पेशेंस रख के इसको देखिए जरा, ठीक है। तो अब हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। अब अपने पास बच गया एक इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें बच गई। तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप 11th में हैं तो स्क्रैच से देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो अब लास्ट में जो हम लिखते हैं आप सबके लिए, क्या लिखते हैं? अ बिग थैंक यू। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।